गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन गुरुकुलम एकेडमी दिल्ली। अब हम देखते हैं पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बना, लेकिन उसको बनने के जो प्रोसीजर था या किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स थे, जो रीजन बने कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है वो बना, उस स्टेप्स को देखेंगे। ठीक है, उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट लेकर के आए थे, नियम लेके आए थे, उस नियम को सबको फॉलो करना पड़ता था। जैसे अभी गवर्नमेंट वफ अमेंडमेंट एक्ट लेके आई है, ठीक है, पार्लियामेंट में पास हुआ और उसको पूरे इंडियन सिटीजन को मानना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक्ट वाला सिस्टम किसने दिया था? ब्रिटिश रूलर्स ने दिया था। और उनको कैसे महसूस हुआ कि हमको एक्ट लाना चाहिए, उसकी कुछ ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं। पहले तो वो आ गए थे, मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि 1601 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू द इंडिया, इंडिया आ गई थी। लेकिन द फर्स्ट एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश रूलर्स इन 1773। 1773 में जो है रूल पहला एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट आया गया था। तो इसके बीच में क्या हुआ ऐसा कि इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको एक्ट लाना पड़ा, इसकी कुछ हिस्ट्री देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का विकास किस तरह से हुआ। ठीक है, इवोल्यूशन है क्या होता है? विकास। तो विकास किस तरह से हुआ देखिए, इसमें तीन इवेंट are the three events are the most important event for the evolution of constitution। evolution of constitution को समझने के लिए तीन हम इवेंट पर फोकस करते हैं। सबसे पहला ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका भारत आना। ठीक है, आप जानते हैं मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ेंगे भी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से भारत आई थी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी सबसे पहले वो कॉमर्शियल कंपनी थी, मतलब ट्रेडिंग कंपनी थी, एक प्रकार की ट्रेडिंग। ठीक है, आप अभी भी देखते होंगे ट्रेडिंग करते रहते हैं, व्यापार करते रहते हैं। वैसी जो इंग्लैंड के लोग आए थे भारत, वो पहले ट्रेडिंग करने आए थे। उस समय मुगल डायनेस्टी चल रही थी, उनके दरबार में आए थे। ये जब हम मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे स्टोरी को। अभी शॉर्ट में पढ़ते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आ गई थी 1601 में, 1601 में आए थे। ठीक है, सबसे पहले ट्रेडिंग करने आए थे ये, और ट्रेडिंग करते करते थोड़ा सा इनको मजबूती मिल गया। तो क्या हुआ, 1611, 1611 में मसूलीपट्टनम एक जगह है, वहां पर उन्होंने एक फैक्ट्री खोल ली। क्या कर ली? फैक्ट्री खोल ली। ठीक है, जैसे कि अभी भी आप देखेंगे जैसे आईफोन है, पहले आईफोन कहां से आता है? जैसे यूएस से मैन्युफैक्चर होकर इंडिया में आता है। ठीक है, अभी भी आ रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एप्पल जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल का, वो इंडिया में करने वाला है। ठीक है, सेम वैसी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो जो पूरे पूरे प्रोडक्ट थे पहले इंडिया से लेकर, मतलब इंग्लैंड से वो लेकर के आते थे कोई कोई चीज, और यहाँ पर सेल करते थे। बाद में उनकी जो दुकान चलने लगी इंडिया में, आप जानते हो इंडिया तो ऐसे भोले भाले लोगों का देश है, कोई भी दुकान यहां पर चला सकता है। ठीक है, तो वैसे ही हुआ, दुकान चलने लगा। तो सबसे पहले 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम एक जगह है, वहां पर अपनी फर्स्ट फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश रूलर्स इन इंडिया इन द मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में 1611 में पहली फैक्ट्री खोली। दूसरी फैक्ट्री खोली 1615 में इन द सूरत। ठीक है, द सेकंड फैक्ट्री was established by the British rulers in India in 1615 at सूरत, सूरत में खोला। ठीक है, एंड द थर्ड फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन आगरा एट इन 1618, 1618 में। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले मसूलीपट्टनम, उसके बाद सूरत एंड आगरा। फैक्ट्रीज ही अपनी खोल रहे थे, ट्रेडिंग बढ़ा रहे थे 1601 के बाद। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ, बिजनेस करते करते इन्होंने, जो मैंने बताया ना कि इनका बिजनेस बढ़ने लगा, तो ये टैक्स का जो पावर होता है, टैक्स कलेक्शन का पावर, वो भी क्या किए, राजा जो पहले मुगल एम्परर मैंने बताया था, मुगल जो एम्परर होते थे उनसे खुद लेने लगे। ये बोले ब्रिटिश जो रूलर थे, वो बोले कि अब आप ये काम मत कीजिए, टैक्स कलेक्शन का काम भी हमको सौंप दीजिए। तो देखने का पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू इंडिया एज अ ट्रेडिंग कंपनी एंड लेटर दे took revenue power from the मुगल एम्परर। मुगल एम्परर ने इन्होंने बोला कि हम टैक्स कलेक्ट करके आपको पैसा देंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं जब भी कोई कंट्री में इकोनॉमिकल पावर, पैसा,
अभी भी आपने गाना सुना होगा, तू पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है। तो ऐसा नहीं है हर कोई पैसे पे मर रहा है, पहले भी जो आर्मी बनती थी उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता था किंग को, तभी आर्मी जो है आपके साथ रहेगी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे, जब इन्होंने मुगल एम्परर से रिवेन्यू का पावर है, टैक्स कलेक्शन का पावर अपने हाथ में ले लिया, तो फिर इन्होंने अपने जो आर्मी थी उसको बढ़ाना चालू कर दिया, एक्सपांड करना चालू किया, और धीरे धीरे फिर मुगल एम्परर को केवल टेम्पररी एम्परर बना करके रख दिया और अपने ही इशारों में नचाने लगे, ठीक है। ये तो कहानी समझ आ गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ट्रेडिंग करी, ट्रेडिंग करने के साथ साथ टैक्स पावर भी इन्होंने ले लिया, उसके साथ साथ पॉलिटिकल पावर ले लिया, ठीक है, पॉलिटिकल पावर ले लिया, और ये कहानी चल रही थी, ठीक है। लेकिन अब कब तक मुगल एम्परर सहते इस बात को, इनको बाद में समझ आया कि अरे हम तो धीरे धीरे उनके गुलाम हो गए हैं, हमारा जो पावर है धीरे धीरे उनके पास जा रहा है, ठीक है। तब समझ आया, तब कब 1757, 1757, देखिए 1600 में आ गए थे, धीरे धीरे इन्होंने अपना काम चालू करने लग गया। उसके बाद यहां पर देखेंगे कि 1757, 23 जून, 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। ये कहानी टर्निंग पॉइंट होगा फॉर द एक्ट लाने के लिए, ठीक है। क्यों ब्रिटिश एक्ट लाए वो देखते हैं। तो 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ, किसके किसके बीच में, वही ऑब्वियस सी बात है, नवाब ऑफ बंगाल, क्योंकि उस समय बंगाल जो था वो मुगल एम्परर के कंट्रोल में था, दिल्ली भी था, बंगाल था, इधर चेन्नई था, तो बंगाल जो है उस समय समझ जाइए कि काफी इंपॉर्टेंट स्टेट हुआ करता था। हालांकि अभी भी वहां पर देखेंगे जो रूल कर रहे हैं वहां ऑटोक्रेसी तरह रूल किया जा रहा है, ऐसा बोला जाता है, काफी आरोप लगता है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। लेकिन हिस्ट्री में भी जो बंगाल था वो काफी डेवलप्ड रीजन था इन इंडिया। तो जो बंगाल के नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, इन्होंने सोचा कि अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और मैं एक बार कोशिश करूंगा अपनी जो पॉलिटिकल पावर्स है उसको वापस लेने के लिए, ठीक है। और फिर उन्होंने वॉर किया, और रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों का जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनका जो हेड थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, एंड नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, इनके बीच में वार हुआ। लेकिन वही है ना, इंडिया अपने कमी की वजह से हारता है, ठीक है। कभी भी इंडिया जो है, जैसे अभी टेररिस्ट अटैक हुआ है, टेररिस्ट की कोई हिम्मत नहीं हो सकती अगर आपके में कोई गद्दार ना हो, ठीक है। तो अभी भी देखोगे जम्मू कश्मीर में उस जो कौन कौन उनको सपोर्ट किया उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी की बात नहीं है, हिस्ट्री से ये जो ये कमी इंडिया में हिस्ट्री से रही है कि कोई ना कोई गद्दार निकल जाता है। तो बैटल ऑफ प्लासी में भी जो मीर जाफर था वो गद्दारी कर दिया था, ही बिट्रेड नवाब ऑफ बंगाल, उसने उसको धोखा दे दिया। और अंग्रेजों ने क्या किया था आप देखेंगे, इंडिया की जैसे पॉजिटिव पॉइंट है ना वो कमी भी कोई बहुत सारी रहती है। जैसे भारत को सोने के चिड़िया बोला जाता था, या भारत वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन कुछ कुछ कमी भी थी। तो कमी क्या थी कि हमारे ही अंदर में कमी होती थी, कोई भी हमारे जो आदमियों को आराम से खरीद सकता था। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को खरीद लिया था, और इस तरह से जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ उसमें जो सिराजुद्दौला था वो हार गया, ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, ठीक है। इन्होंने कैसे भी मैनेज करके पेपर खरीद खुरा के एग्जाम तो पास हो गए। जैसे पेपर खरीद लेते हैं ना, तो ये जो पेपर होने वाला था इन दोनों के बीच में, पहले ही पेपर जो है खरीद लिया था मीर जाफर को खरीद लिया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये विक्ट्री करते ही करते कर लिया, ठीक है। तो ये था बैटल ऑफ प्लासी, नवाब ऑफ बंगाल एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। उसमें सिराजुद्दौला जो है डिफीट होता है, और जो ब्रिटिश है वो जीत जाते हैं। अब ब्रिटिशर्स के मन में थोड़ी बहुत हलचल थी कि आखिर क्या ऐसा हो रहा है हमारा, जो ज्यादा दिन तक ये जो हमारा नकाब है वो नहीं होगाएगा, कभी ना कभी मुगल एम्परर फिर से अटैक कर सकते हैं। और हुआ भी वैसा ही। आफ्टर 7 years ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल वॉज टूक प्लेस एट बक्सर बिहार, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में 22 अक्टूबर, याद रखिएगा, 23 जून 1757 एंड 22 अक्टूबर 1764 में फिर से एक बार बहुत बड़ा वार होता है। इस बार लेकिन ब्रिटिशर्स का जो हेड थे वो थे हेक्टर मुनरो, और यहां पर 3 लोग लड़ रहे थे, याद रखिए। मीर कासिम जो है नवाब ऑफ बंगाल, मीर जाफर को तो यहां पर देखिएगा मीर जाफर है, मीर जाफर
के बाद जो है अंग्रेजों ने मीर कासिम को वहां पर नवाब ऑफ बंगाल बना दिया था और मीर जाफर को भी धोखा दे दिया था। ठीक है, तो जो धोखा देता है वो धोखा खाता ही है। दिल तोड़ के हस्ती हो मेरा वाला जो आपने सुना होगा, तो जो किसी का दिल तोड़ेगा उसका भी दिल टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मीर जाफर जो है उसको भी नहीं बनाया गया था, मीर कासिम को बना दिया गया। ठीक है, फिर मीर कासिम भी क्या हुआ कि जो मीर कासिम है वो भी सोचा कि अब मेरे को भी जस्टिस मेरे साथ नहीं हो पा रहा है, अंग्रेजों ने मेरे को भी धोखा दे दिया, धीरे धीरे इसको भी हटाते थे। मतलब अंग्रेज जो है आप सोचिए, आपको खरीद रहे किसी राजा को हटाने के लिए, तो आपको कैसे वो राज्य दे देगा, कुछ ना कुछ वो उनके साथ धोखा करते थे। तो मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल ये मिला, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला, नवाब आप अवध जो है शुजाउद्दौला, इसको भी बोला भाई मैं अकेले तो लड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं सिराजुद्दौला को देखा हूँ बहुत दौड़ा दौड़ा के मारते हैं अंग्रेज वाले। तो ये बोला चलो तुम भी साथ दो, तो दोस्ती आ रही। जब आप अगर अपने दुश्मन को अकेले नहीं हरा पाते तो आप अपने दोस्तों को बुलाते हो कि गैंग बना के लड़ेंगे। आप अभी भी देखोगे कोई अब अगर आपको मारता है तो आप फिर कुछ दिन बाद अपने दोस्तों को ले जाते हो। तो वैसे ही हुआ, मीर कासिम जो है अपने नवाब ऑफ बंगाल था, उन्होंने नवाब ऑफ अवध को भी बताया कि अगर आप मैं हारूंगा, मैं डूबूंगा तो अंग्रेज कल तुमको भी डुबा देंगे। तो इससे भी शुजाउद्दौला से भी मिला, शुजाउद्दौला भी एग्री हो गया कि हम लोग मिल के लड़ेंगे। उसके बाद शाह आलम सेकंड जो मुगल एम्परर था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बोल सकते हैं उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में मुगल चल रही थी, शाह आलम टू, इसको भी इन्होंने एग्री किया। जैसे आप देखेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में बहादुर शाह जफर जो है सेंट्रल जो एम्परर थे उनको मनाया गया था। वैसे ही यहाँ पर भी जो बैटल ऑफ बक्सर था उसमें शाह आलम सेकंड जो मुगल एम्परर थे उनको भी मिला है। मतलब तीन लोग, मीर कासिम एंड शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू, ये तीन लोग आए और फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बार जोर मारे कि हटाते हैं इसको, क्योंकि ये धीरे धीरे हमको धोखा दिया है। व्यापार करने बिजनेस करने आया था, अब ये पॉलिटिकल पावर बनते जा रहा है, धीरे धीरे हम पर ही राज करते जा रहा है। तो तीनों फिर से लड़ते हैं। हेक्टर मुनरो इस समय जो है लीड करता है ब्रिटिश जो ब्रिटिश आर्मी थी उसकी। लेकिन इस बार भी अनफॉर्चुनेटली ये जो शाह आलम टू, शुजाउद्दौला एंड मीर कासिम फिर से हार जाते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ जाइए कि डिफीट हो जाते हैं। लेकिन अब जो है अंग्रेज जो है ब्रिटिश रूलर्स है वो जग जाते हैं ना। देखिएगा ये जो थोड़ा थोड़ा, हालांकि हम पर रूल तो किया है ब्रिटिशर्स ने, लेकिन उससे अच्छी अच्छी बातें भी हमको सीखना होगा। ठीक है, तो ये जो है ब्रिटिश बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ब्रिटिश रूलर्स है वो जग जाते हैं। अब वो चालू करते हैं एक्ट लाने का सीरीज कि अब क्या करेंगे, कि कहाँ कमी हो रही है। केवल हमको फैक्ट्री खोलने से काम नहीं चलेगा कि हम फैक्ट्री खोल लिए और रिवेन्यू पे रिवेन्यू लेते जा रहे हैं। कल के डेट में पहले एक था बैटल ऑफ प्लासी में एक सिराजुद्दौला, बैटल ऑफ बक्सर में तीन लोग आकर के आक्रमण कर दिए। फिर ये बोले एक का डबल तो हो ही रहा है, एक का ट्रिपल हो रहा है। कल के डेट में फिर से एक का एक थ्री, फिर हो सकता है छह के छह हम पर अटैक कर दे। तो कुछ ऐसा रूल लाना पड़ेगा। हम केवल टैक्स कलेक्शन कर करके बहुत देर तक इंडिया को अपने अंडर में नहीं रख सकते। कुछ ऐसा रूल पास करना पड़ेगा जो पूरे इंडिया को मानना पड़े, चाहे वो एम्परर हो चाहे वो सिटीजन हो। तो अब लेके आया उन्होंने एक्ट का सिस्टम कि अब हम एक्ट लेकर के आएंगे। ठीक है, एक्ट में क्या होता था कि नियम ऐसा बोल दिया जाता था कि वो ब्रिटिश रूलर्स है उन्होंने ऐसा नियम लाया है जिसको सबको मानना पड़ेगा, केवल अब जो फैक्ट्रीज है उससे काम नहीं चलेगा। तब उन्होंने एक्ट लाना चालू किया और इसीलिए देखेंगे 1764 के 9 ईयर्स के बाद 1773 में फर्स्ट एक्ट लाए थे, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और जो लास्ट एक्ट था वो था आपका 1947 में। इसको भी हम देखेंगे, टोटल जो है 15 एक्ट जो हमारे काम के हैं, 15 एक्ट, उसको हमने डिवाइड कर दिया। देखिए 16 सेंचुरी में यानी 1700 में बहुत सारे एक्ट आएंगे, 17 सेंचुरी यानी 1800 प्लस में कुछ आएगा, और 18 सेंचुरी यानी 19 प्लस। अब याद रखिएगा मैंने पहले ही बताया था कि 16 सेंचुरी ने क्या होता है कि यहाँ पर ये जो है 18 सेंचुरी चल रहा था, 18, 19 एंड 20 सेंचुरी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर देखिएगा 1773, इसको हम बोलेंगे कि 1773 है तो ये आपका 17 प्लस चल रहा है। ठीक है, तो 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी एंड 20 सेंचुरी, इन तीन सेंचुरीज में बहुत सारे एक्ट लाए। यहाँ पर देखिएगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, और उसी समय 17 प्लस में आप ये याद रख लीजिए 17 प्लस, 18 प्लस और 19 प्लस, ऐसे याद रख लीजिएगा। 17 प्लस में 3 एक्ट आए थे, 18 प्लस में यहाँ पर देखेंगे तो 8 एक्ट आया था 18 प्लस में, एंड 19 प्लस में आप देखेंगे कि 19 सेंचुरी
के प्लस में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 4 एक्ट आया था, मतलब 3+8+4 यानी टोटल 15 एक्ट इन्होंने लाया था। ये हमारे बैकबोन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो मतलब इवोल्यूशन का फाउंडेशन बोल सकते हैं, बैकबोन तो नहीं बोल सकते, फाउंडेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर 17 प्लस में 3, 18 प्लस में 8 एंड 19 प्लस में 4, यानी इन एक्ट को हमको देखना है। इस एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में एंड मेंस में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए 1773 में पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। 1784 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे, उसमें कुछ कमी हो गई थी, उसको पूरा करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1784 1784 में। उसके बाद देखेंगे 1793 में चार्टर एक्ट, 1793 में चार्टर एक्ट लेके आए थे। तो ये हो गया आपका 17 प्लस में 3 एक्ट आ गए थे, ठीक है। अब देखिए 18 प्लस में यानी 19 सेंचुरी में, ठीक है, 19 सेंचुरी, ये आप देखिए ये 18 सेंचुरी हो गया, ये 19th सेंचुरी और ये 20th सेंचुरी, ठीक है। तो अब देखिए 19 सेंचुरी यानी 18 प्लस में 8 जो है एक्ट आए थे। 1813 का चार्टर एक्ट, 1833, यहाँ पर याद रखिए कि 20 साल बाद लेके आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज तो अब देखोगे गवर्नमेंट 5 साल में बहुत सारे एक्ट ले आती है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1813 यहाँ 1793 के 20 साल बाद आया था 1813, और 1813 के 20 साल बाद 1833 में फिर से चार्टर एक्ट आया। आफ्टर 1833 आफ्टर 20 years 1853 अगेन चार्टर एक्ट, एंड यहां पर देखिएगा 1858, क्योंकि आप जानते हो 1857 में द रिवॉल्ट हुआ था, 1857 का जो संग्राम, तो 20-20 साल में ला रहे थे इन लोग भी, आराम से लेके आते थे, लेकिन देखेंगे फिर से एक लड़ाई हो गया 1857 में। तो 1857 में लड़ाई हुआ तो 1858 में फिर एक्ट लेके आए, लेकिन इस बार जो एक्ट था उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे इन द इंडियन कंट्री। तो 1858 का एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाम से लेके आए थे, और इसमें बहुत सारे चेंज हुए थे। तो एक एक एक्ट हम धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया, 1873 अगेन इंडियन काउंसिल एक्ट, 1876 अगेन इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 आईसीए इंडियन काउंसिल एक्ट। अब देखिए यहां पर 20th सेंचुरी क्या हो जाएगा, 20 से 1 माइनस कर दो, इन्हें क्या हो जाएगा 19 प्लस में। 20th सेंचुरी ने क्या होता है 20 से 1 माइनस किए 19 प्लस में जो कितने सारे एक्ट आए 1909 यानी 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट, इसी को बोलते हैं मॉर्ले मेंटो रिफॉर्म। क्या बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था 1909 में। 1919 में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्ट लाते थे, नियम लाते थे, रूल लाते थे, और अलग अलग प्रोविजंस थे। उन्हीं को देखना पड़ेगा कि जैसे 1773 में क्या उन्होंने चेंज किया, 1784 में क्या चेंज किया, ऐसे करते करते 1990 में क्या चेंज किया, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें क्या चेंज किया, और 1947 में लास्ट जो एक्ट आया इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट वाज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। तो 15 एक्ट जो है इसको हमको डिटेल में पढ़ना है अब, कि 15 एक्ट जो है किस तरह से रोल प्ले किए थे ऑफ द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता चल गया, पहले जो ये केवल फैक्ट्री खोल रहे थे और टैक्स कलेक्शन का पावर ले लिए थे, लेकिन बाद में 2 वार हो गया था, 2 वार हो गया तो इनको पता चला कि ज्यादा देर तक हम केवल इसी पावर से जो है इंडिया को रूल नहीं कर पाएंगे, तो एक्ट लाना चालू किया और धीरे धीरे एक्ट लेके आए। इसीलिए आप देखेंगे 1757 के बाद 1857 में जो है वॉर हुआ था, और 1857 के बाद 1947 लग गया था, मतलब 100 साल। मतलब किस चीज ने फाउंडेशन रखा ब्रिटिश रूल की, वो था जो एक्ट लाए थे, ठीक है। तो अब हालांकि इन्होंने हमारे ऊपर रूल किया था, इंडिया में रूल किया था, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी थी, इसीलिए गवर्नमेंट अब क्या करती, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए एक्ट लेकर के आती है। हालांकि ब्रिटिश जो रूलर्स थे वो क्या किए थे, अपने रूल को बचाने के लिए, अपने जो एम्पायर था उसको बचाने के लिए एक्ट लाते थे, लेकिन अब जो इंडियन गवर्नमेंट लेके आती है वो कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने के लिए एक्ट लेके आती है, कुछ चेंज करती है, ताकि जो सिटीजन है ऑफ इंडिया वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही हो और खुद भी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होती है। तो अब देखते हैं हम सारे एक्ट के बारे में डिटेल में।